नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कहते हैं कि राजनीति में कोई स्थायी दोस्त और दुश्मन नहीं होता। राजनीति में, और यही बात जियोपॉलिटिक्स के बारे में भी कही जाती है, स्थायी सिर्फ हित होते हैं। और इस समय भारतीय राजनीति में ये कहावत जो है पूरी तरह से चरितार्थ होती हुई दिखाई दे रही है। आप याद कीजिए, अभी अप्रैल में ही तो संसद का विशेष सत्र बुलाया गया था 2 दिन का, महिला आरक्षण संशोधन विधेयक पास कराने के लिए, जो पास नहीं हो पाया क्योंकि सरकार के पास दोनों सदनों में 2/3 बहुमत नहीं था। वो संविधान संशोधन विधेयक था, इसलिए 2/3 बहुमत की ज़रूरत थी। उसके साथ ही एक और विधेयक था और वो था डिलिमिटेशन पर, जिसमें डिलिमिटेशन जो है वो जुड़ा हुआ होता है लेटेस्ट सेंसस से। उसमें उससे डीलिंग करने की बात थी कि जो भी सेंसस का डेटा अवेलेबल हो उसके आधार पर डिलिमिटेशन हो जाएगा। इसका सीधा सा मतलब आप समझिए कि 2026-27 में जो सेंसस हो रहा है उसके आंकड़ों का इंतज़ार किए बिना 2011 के सेंसस के आधार पर सरकार डिलिमिटेशन करा सकती है। तो उसमें कांग्रेस ने विरोध किया, बल्कि सारे विपक्षी दलों ने विरोध किया। सबसे आगे बढ़ चढ़कर जो है दक्षिण के राज्यों ने, और उसमें भी डीएमके ने। अब आप देखिए, अप्रैल और हम अब जून में हैं और उसके बाद जुलाई में संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। और मानसून सत्र में आपको संसद के दोनों सदनों की तस्वीर बदली हुई नजर आएगी। राज्यसभा जो उच्च सदन है उसमें भारतीय जनता पार्टी अकेले बहुमत के करीब पहुंचती हुई दिखेगी और एनडीए जो है वो 2/3 बहुमत के करीब पहुंचता हुआ दिखाई देगा। 7 राज्यसभा सदस्य आम आदमी पार्टी के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। एक सदस्य बीजेडी का इस्तीफा देकर बाई इलेक्शन हुआ है, वो भी अब बीजेपी के सदस्य हो जाएंगे। उसके अलावा 10 राज्यों में द्विवार्षिक चुनाव हो रहे हैं। उससे जो है अब उनके नतीजे तो 18 जून को आएंगे, तब पता चलेगा। उससे भी तस्वीर बदलने वाली है, भाजपा की ताकत बढ़ने वाली है। तो एक तो परिवर्तन ये दिखेगा, लेकिन ये परिवर्तन ऐसा है जो होता रहता है। वो आपके राज्यसभा सदस्यों को छोड़ दें तो बाकी तो चलता रहता है। असली परिवर्तन आपको लोकसभा में दिखाई देगा। लोकसभा में अभी तक डीएमके विपक्ष में बैठता था और कांग्रेस के साथ, जो मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस पार्टी, उसके साथ। अब डीएमके की जो सदन में नेता हैं कनिमोझी, उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी है कि हम अब इंडी अलायंस के सदस्य नहीं हैं, उस गठबंधन में शामिल नहीं हैं। हमारा कांग्रेस के साथ अलायंस टूट गया है, ये शब्द है। कांग्रेस के साथ हमारा गठबंधन टूट गया है, इसलिए हमारे बैठने की अलग व्यवस्था की जाए, कांग्रेस से अलग। हम कांग्रेस के साथ विपक्षी बेंच पर नहीं बैठना चाहते। एक तो ये परिवर्तन आएगा। दूसरा, उसके बाद जो है 29 सदस्यों वाली तृणमूल कांग्रेस है, जिसके लोकसभा में 29 सदस्य हैं। अब जब मानसून सत्र शुरू होगा तब कितने ममता बनर्जी वाली टीएमसी में रहेंगे, कितने ऋतव्रत बनर्जी वाली टीएमसी में रहेंगे, ये कहना मुश्किल है। लेकिन टीएमसी के संसदीय दल में 2 फाड़ होना तय है। वैसे ममता बनर्जी सारी कोशिश कर रही हैं कि उनके सांसद और विधायक जो बागी हो रहे हैं वो लौट आए, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो टीएमसी टूटेगी। अब ये देखिए, दोनों टूटेगी और डीएमके अलग बैठेगी, ये एक खबर है। लेकिन इससे बड़ी जो राजनीतिक खबर है, इसके पीछे जो सत्ता समीकरण से जुड़ी हुई खबर है कि अब डीएमके सदन में सत्तारूढ़ दल भाजपा एनडीए का साथ दे सकती है, साथ वोट भी कर सकती है या उनकी मदद के लिए एब्सटेन भी कर सकती है। इतना तय है कि कांग्रेस पार्टी जिस मुद्दे का समर्थन करेगी, डीएमके उसका विरोध करेगी। अब कांग्रेस पार्टी ने साथ ले लिया है अपने गठबंधन में टीवीके को। अभी टीवीके यानी जोसेफ विजय की पार्टी जो है, उसका लोकसभा में कोई सदस्य ही नहीं है, राज्यसभा में भी कोई सदस्य नहीं है। एक बाई इलेक्शन हो रहा है राज्यसभा की सीट का तमिलनाडु में, वो टीवीके ने जो है कांग्रेस पार्टी को दे दी है। प्रवीण चक्रवर्ती जो उनके रणनीतिकार हैं कांग्रेस पार्टी के, उनको उम्मीदवार बनाया गया है। उस पर सीपीएम नाराज़ हो गई है। सीपीएम ने कहा कि हमसे तो कोई बात ही नहीं की गई।
तब उसका नतीजा क्या आता है ये देखने लायक होगा। अगर तमिलनाडु में राज्यसभा के इस उपचुनाव में डीएमके, अन्ना डीएमके, बीजेपी और दूसरे डीएमके के साथी दल जो है, जो समर्थन तो सरकार का कर रहे हैं लेकिन अभी तक डीएमके के अलायंस में बने हुए हैं, उसमें से सीपीएम भी है, अगर वो प्रवीण चक्रवर्ती जो कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे उनका समर्थन नहीं करते हैं तो फिर कांग्रेस की बड़ी किरकिरी होगी। लेकिन ये अभी कयास की बात है। क्या बातचीत होती है इन दलों की मुख्यमंत्री विजय से, उस पर निर्भर करेगा कि इनका रवैया क्या होगा आगे। लेकिन इतना तय है कि लोकसभा में अब सत्ता पक्ष और विपक्ष का समीकरण बदला हुआ नजर आएगा। जो बिल्कुल एकदम एक निर्णायक विभाजन रेखा थी सत्ता पक्ष और विपक्ष में, वो धूमिल हो गई है। अब दो पार्टियां, डीएमके और टीएमसी का जो ये धड़ा है बागी, ये सरकार के साथ नहीं है लेकिन सरकार के खिलाफ नहीं है। अब आप इस बात को समझिए, लेकिन ये विपक्ष के साथ बिल्कुल नहीं है। तो ये जो समीकरण बना है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए शुभ संकेत है। शुभ संकेत इसलिए कि उनको अपने विधेयक, अपने संसदीय कार्य काम जो है वो कराने में आसानी हो जाएगी। तो इस बात की संभावना बढ़ गई है कि संसद के मॉनसून सत्र में भारतीय जनता पार्टी फिर से डिलिमिटेशन वाला विधेयक ला सकती है। याद कीजिए, डिलिमिटेशन का विधेयक, उसके लिए किसी 2/3 बहुमत की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो संविधान संशोधन विधेयक नहीं है, वो सामान्य विधेयक है और उसके लिए सामान्य बहुमत की ज़रूरत है। इन पार्टियों का रवैया न बदला होता तो भी वो विधेयक पास हो जाता। अब जो है आसानी इसलिए और होगी कि अब जो नया विधेयक आएगा उसमें डीएमके की जो कंसर्न्स हैं उसका ख्याल रख कर ले आएगी बीजेपी, जिसमें ये एश्योरेंस जो पहले कह रही थी, वो मौखिक एश्योरेंस दे रही थी, वो हो सकता है बिल में लिखित में आए कि 50% सीटें जो है दक्षिण के राज्यों की बढ़ेंगी डिलिमिटेशन के बाद। ये एश्योरेंस जो है वो मौखिक की बजाय लिखित में हो जाएगा, बिल में शामिल हो जाएगा। जो उस समय भी गृह मंत्री अमित शाह कह रहे थे कि हमको कुछ घंटे का समय दीजिए, हम नया जो है बिल लेकर आते हैं जिसमें ये लिखित में शामिल होगा। लेकिन उस समय कांग्रेस के बहकावे में या कांग्रेस का साथ देने के लिए डीएमके और दूसरी पार्टियां जो हैं वो तैयार नहीं हुई। उनको समझ में आ रहा है कि डिलिमिटेशन का विधेयक तो बीजेपी पास करा ही लेगी। अगर वो साथ नहीं देते हैं तो बीजेपी के लिए ऐसी कोई मजबूरी नहीं होगी ये एश्योरेंस देने की, विधेयक में ये प्रावधान करने की कि दक्षिण के राज्यों की सीटें 50% बढ़ेंगी। ऐसे में दक्षिण के कई राज्यों की सीटें कम भी हो सकती हैं या जितनी उम्मीद है उनको उससे कम बढ़ सकती हैं। तो इसलिए बीजेपी के साथ आने में डीएमके और दूसरे दक्षिणी राज्यों को फायदा है। मुश्किल होगी कांग्रेस के लिए। कांग्रेस अब दक्षिण के 3 राज्यों में, कर्नाटक, तेलंगाना और उसके अलावा केरल, 3 राज्यों में सत्ता में है। वो इस विधेयक पर उसका क्या रुख होगा? क्या वो इसका समर्थन करेगी, विरोध करेगी? समर्थन करेगी तो मुश्किल है, विरोध करेगी तो और ज़्यादा मुश्किल है। वो ये तो संदेश नहीं दे सकती इन 3 राज्यों के लोगों को कि हम आपकी लोकसभा सीटें कम करवा रहे हैं। तो इसलिए ये जो बदला हुआ परिदृश्य है संसद के अंदर का, दोनों सदनों में, वो पूरी राजनीति पर असर डालने वाला है। जो इंडी गठबंधन है उसकी पूरी राजनीति पर असर पड़ने वाला है। भारतीय जनता पार्टी बिना लोकसभा चुनाव के, बिना मध्यावधि चुनाव के सदन के अंदर पहले की तुलना में ज़्यादा मजबूत हो गई है। बल्कि मैं कह रहा हूँ जो अप्रैल में उसकी जो स्थिति थी उसकी तुलना में जुलाई में जो मानसून सत्र में जब सदन की कार्यवाही शुरू होगी तो उसकी स्थिति ज़्यादा मजबूत होगी। भाजपा के लिए अब कोई विधेयक पास कराना कठिन नहीं होगा बल्कि बहुत आसान हो जाएगा, और कांग्रेस के लिए भाजपा के विधेयकों को या विधायी कार्य को रोकना लगभग असंभव जैसा हो जाएगा। तो कुछ ही दिनों के अंतराल में कैसे तस्वीर बदल गई। इस तस्वीर के बदलने में कांग्रेस पार्टी की कोई बड़ी हार हुई हो, कम से कम इन 2-3 राज्यों में, अगर दक्षिण के राज्यों की बात करें, तमिलनाडु में कांग्रेस को 5 सीटें मिली हैं, वो पहली बार सत्ता में आ रही है 6 दशक के बाद।
लेकिन उसकी वो बहुत बड़ी कोई उपलब्धि नहीं है। अगर आप न्यूमेरिकल दृष्टि से देखें, चाहे आप लोकसभा की बात करें या विधानसभा की बात करें, केरल में उसकी सरकार बनी है 10 साल बाद, लेकिन उसके बावजूद उसको खतरा ये है कि अगर सरकार का विरोध किया, डिलिमिटेशन के नए विधेयक का विरोध किया, तो ऐसे में उसकी कीमत केरल में चुकानी पड़ेगी, तेलंगाना में चुकानी पड़ेगी और तमिलनाडु में भी चुकानी पड़ेगी उसको। तमिलनाडु में जो सत्तारूढ़ दल है टीवी के, वो कभी नहीं चाहेगा कि तमिलनाडु की लोकसभा सीटों की संख्या कम हो, तो न चाहते हुए भी उसे भारतीय जनता पार्टी एनडीए का साथ देना पड़ेगा। अब ये बड़ी विचित्र सी स्थिति हो गई है राजनीति की। जो विरोध में है उनको समर्थन करना पड़ रहा है, जो समर्थन में है वो तो पहले से समर्थन में थे। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए दोनों तरफ से विन विन सिचुएशन है। टीएमसी का टूटना और तमिलनाडु में डीएमके और कांग्रेस के गठबंधन का टूटना, ये बिना लोकसभा चुनाव के भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में जो उसकी संख्या है 240 लोकसभा सदस्यों की, उससे जो ताकत बनती है उससे बहुत ज़्यादा ताकत दे देता है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए अब मन मुताबिक कानून बनवाना पहले की तुलना में आसान हो जाएगा, और इस आसानी का श्रेय सबसे ज़्यादा कांग्रेस पार्टी को जाता है। उसके अलावा ममता बनर्जी का जो आतंक का राज था, जो अहंकार था, उनकी जो तानाशाही थी, उनको जो ये घमंड था उनको और उनके भतीजे को कि उनका राज कभी जाएगा नहीं, तो वो बीजेपी के विरोध में थी। यहाँ तक तो ठीक था, वो देश के भी विरोध में चली गई। अब 2 दिन पहले जो उन्होंने दावा किया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बांग्लादेश का जो स्टूडेंट लीडर था हादी, जो उसकी हत्या हुई उसके बाद उनको फ़ोन किया था कि उसके हत्यारे मेघालय के जरिए पश्चिम बंगाल में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपनी पुलिस को सजग कर दीजिए। लेकिन ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए, ये देश का मामला है। ये शब्द सारे ममता बनर्जी के हैं, ऐसा उनका दावा है। तो अगर केंद्रीय गृह मंत्री ने देश का वास्ता देकर ये सूचना उनको दी, तो उसको सार्वजनिक करके वो किसका हित साध रही हैं। अब उनका ये बयान बांग्लादेश के टेलीविज़न चैनल्स पे चल रहा है कि भारत की भूमिका थी इसमें। अब आप इससे समझिए कि ममता बनर्जी किस हद तक भाजपा का विरोध करते करते भारत के विरोध में चली गई थी। अब हो ये रहा कि पश्चिम बंगाल में उनके नेताओं के खिलाफ छापे पड़ रहे हैं, गिरफ्तारी हो रही है, मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, और ममता बनर्जी के खिलाफ भी इस बयान के बाद एफआईआर दर्ज हो गई है। तो बुआ भतीजा दोनों आने वाले समय में जेल जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, और अपने कर्मों से। इसमें अगर कोई पॉलिटिकल वेंडेटा खोजने की कोशिश करता है तो ये बड़ी नाइंसाफ़ी होगी उसकी ओर से। तो इंतज़ार कीजिए संसद के मॉनसून सत्र का, उसमें बदली तस्वीर नज़र आएगी संसद के दोनों सदनों की। और देखना ये होगा कि जो इंडी अलायंस है उसके कितने दल साथ रहते हैं, क्योंकि 8 जून को इंडी गठबंधन की बैठक बुलाई गई है, कांग्रेस ने बुलाई है। डीएमके ने पहले ही कह दिया कि हम नहीं आएंगे। अब देखना है कि और कौन कौन से दल आते हैं, कौन से दल शामिल होते हैं। तो अब आप देखिए कि बिना चुनाव के सत्तारूढ़ दल, सत्तारूढ़ गठबंधन मजबूत हो रहा है, और राहुल गांधी के मुताबिक इतनी बड़ी सुनामी, आर्थिक सुनामी आने वाली है, लोगों में असंतोष बहुत ज़्यादा हो गया है। ऐसे में विपक्ष कमज़ोर हो रहा है। अब इस उलटबासी को आप समझिए कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं उनको राजनीति की और ज़मीनी वास्तविकता की कितनी समझ है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।